हाय फ्रेंड्स, दिस इज यश। आज के इस वीडियो में इस चैनल में हम पता लगाएंगे कि कौन से स्टेप्स ऐसे हैं, 3 स्टेप्स हम पता लगाएंगे जो हमें वेल्थ क्रिएशन में मदद करेगी, क्वांटिफिकेशन में मदद करेगी और आगे किस तरीके से हमें वेल्थ को क्रिएट करना है, एक बेस बना के देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि क्वांटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज़ में क्वांटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस से काम नहीं करे चलता, क्वांटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा वेट 80 kg है, दैट इज़ क्वांटिफिकेशन। इसने मुझे एक बेस प्रोवाइड कर दिया कि इस 80 kg से अगर मुझे कम करना है तो कितना कम करना है, अगर मुझे बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ बड़ी चीज़ की, तो जो अर्थ है इट इज़ चीज़ों को खींचती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से खींच रही है चीज़ों को। अगर आपको कोई भी सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है तो उसको इस चीज़ को देखना होगा, इसकी वेलोसिटी इतनी कम ना हो धरती से टकरा जाए और इतनी ज़्यादा ना हो कि वो धरती से स्केप कर जाए और स्पेस में चला जाए। तो क्वांटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ का राइट वर्किंग के लिए, किसी भी चीज़ की ग्रोथ के लिए और किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट के लिए। वही चीज़, वही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे अपने इस फाइनेंशियल वर्ल्ड में कि किस तरीके से वेल्थ क्रिएट करने के लिए क्वांटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो 3 चीज़ें से स्टार्ट करेंगे, 3 स्टेप्स में आपको समझाऊंगा जो कि हमें वेल्थ क्रिएशन में मदद करेंगे। पहला स्टेप, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी किस तरीके से हमें मदद करता है वेल्थ क्रिएशन में। आज का वीडियो, आज का टॉपिक हमारा इसलिए है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। देखिए आज की डेट में अगर आपके पास जो रुपए हैं, आपकी जेब में अगर 10 रुपए हैं, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसका बाइंग पोटेंशियल ज़्यादा है कंपेयर टू सेम मनी, सेम 10 रुपये जो आपको 1 साल के बाद मिलेंगे या 2 साल के बाद मिलेंगे या फ्यूचर में किसी भी टाइम पे मिलेंगे। तो जो आज की डेट में आपके पास पैसा है उसका बाइंग पोटेंशियल ज़्यादा है, उसकी खरीदने की क्षमता ज़्यादा है बजाय सेम मनी जो आपको 1 साल के बाद, 2 साल के बाद या फ्यूचर में मिलने वाला है। आज की डेट में 10 रुपये में मान लेते हैं अगर आप पूरा कप भर के चाय ले लेते हैं तो ये दिस इज़ नॉट गारंटेड कि अगले साल वो उसी 10 रुपये में आपको पूरा कप भर के चाय मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये पता लगा कि समय के साथ जो टाइम की जो मनी की जो वैल्यू है विद टाइम इट इरोड्स, इट डिटैरिएट्स, बाइंग पोटेंशियल का धीरे धीरे कम होता चला जाता है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आपके पास आज की डेट में जो पैसा है, जो मनी है, उसकी बाइंग पोटेंशियल ज़्यादा है कंपेयर टू सेम मनी दैट यू गेट इन फ्यूचर। तो अब ये जो पैसा है, ये इतना पता लग गया कि इसका जो पैसा है ये डिटैरिएट हो रहा है, इसका बाइंग पोटेंशियल खत्म होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब ऐसी क्या चीज़ है जो उसका बाइंग पोटेंशियल को कम कर रही है, इसके बाइंग पोटेंशियल को इम्पैक्ट कर रही है? ऐसा क्यों नहीं होता कि जो बाइंग पोटेंशियल सेम है? सबसे बड़ा इसका रीज़न है इन्फ्लेशन। आज की डेट में अगर इन्फ्लेशन जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है और जो पैसे का जो बाइंग पोटेंशियल है वो कम होता चला जाता है। अगर हम लें आज की डेट में अगर इन्फ्लेशन रेट अगर मान के चलें 7% है तो इसका मतलब ये हुआ कि आज की डेट में अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो अगले साल आपको 107 रुपये चाहिए होंगे सेम चीज़ खरीदने के लिए। अगर आज की डेट में 100 रुपये से आप कोई चीज़ खरीदते हो तो अगले साल उसी चीज़ को खरीदने के लिए आपको 107 रुपये चाहिए होंगे, क्योंकि जो पैसे की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है। किस रेट से डिग्रेड हो रही है? इन्फ्लेशन के रेट से, 7% के रेट से डिग्रेड हो रही है। तो इसका मतलब ये होगा इन्फ्लेशन आपकी बाइंग पोटेंशियल को धीरे धीरे कम करता रहता है। क्या इन्फ्लेशन जरूरी है? यस, एक अच्छी इकॉनमी के लिए, ग्रोइंग इकॉनमी के लिए एक हेल्दी इन्फ्लेशन रेट होना जरूरी है। जो प्राइसेस हैं, कमोडिटीज़ के प्राइसेस हैं, जो एसेंशियल गुड के प्राइसेस हैं, वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं। दैट वी कॉल एज इन्फ्लेशन। इसी वजह से जो आपकी जो पैसे का जो बाइंग पोटेंशियल है वो हर साल कम होता चला जाता है। अभी जो पैसा आपके पास ये अपने आप नहीं बढ़ेगा, या आपने जेब में रखा हुआ है या अलमारी में रखा हुआ है, ये अपने आप नहीं बढ़ेगा। इसके लिए आपको उसको पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि वो ग्रो करे। अब वो किस रेट से ग्रो करे, दूसरा स्टेप हमें बताता है। इन्फ्लेशन ने हमें बता दिया कि किस रेट से आपका पैसा ग्रो करना चाहिए। तो दूसरा स्टेप ये हो गया कि बेंचमार्क कितना होना चाहिए कि अगर आप पैसा लगाएं किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में या किसी प्रोजेक्ट में, वो आपको मिनिमम कितना रिटर्न दे। दैट इज स्टेप सेकंड। पहला स्टेप, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है टाइम वैल्यू मनी का। टाइम वैल्यू मनी ये बताती है कि आपकी जेब में आज की डेट में जो पैसा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उसका बाइंग पोटेंशियल कम होता चला जा रहा है। दूसरा स्टेप हमें बताता है कि कितना बेंचमार्क होना चाहिए, कि कितना रेट ऑफ रिटर्न आपको मिनिमम मिलना चाहिए अपने पैसे का अगर आप किसी कहीं पे इन्वेस्ट करने जा रहे हो, कि ताकि आपका पैसा ग्रो करता रहे। फॉर एग्जांपल, इन्फ्लेशन रेट मान लिया मैंने 7% और आप ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हो जो आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है। पैसा आपने लगाया, आपका रिटर्न है 5%, इन्फ्लेशन इज 7%। जो बाइंग पोटेंशियल है पैसे का 7% के रेट से कम होता जा रहा है और आपको रिटर्न मिल रहा है 5%। तो नेट क्या हो गया? 7 - 5%, 2% का आपका लॉस हो गया। हर साल 2% आपकी बाइंग, पैसे की जो बाइंग पोटेंशियल है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कुछ सालों के बाद कि उसका बाइंग पोटेंशियल नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन ने आपको एक बेंचमार्क दे दिया कि आपको उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए, उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाना चाहिए जो आपका जो इन्फ्लेशन रेट है उसको सरपास कर जाए और उससे ज़्यादा आपको रिटर्न दे। अगर इन केस आपने कहीं से लोन लिया है, 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन लिया या 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन,
तो उस केस में आपका बेंचमार्क हो गया 10% या 11%। उस केस में आप देखोगे कि आपका जो रिटर्न है किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का या किसी भी जगह इन्वेस्ट करने का वो 10 या 11% से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये एक बेंचमार्क हो गया। स्टेप 2 इज़ बेंचमार्क कि कितना रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलना चाहिए। अब देखिए तीसरी स्टेप की मैं बात करता हूँ कि आप किस तरीके से पता लगाएं कि जो कैश फ्लोज आ रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में आप पैसे लगाते हो वो आपको बताता है कि पहले साल आपको इतने कैश आएगा, दूसरे साल आपको इतना कैश मिलेगा, तीसरे साल आपको इतना कैश फ्लो होगा। ये प्रोजेक्ट में आप पैसे लगा रहे हो, हर साल आपको इतने कैश फ्लोज आ रहे हैं और आपने एक बेंचमार्क सेट किया है 7% या 8%, 7% लेके चलते हैं, आपने 7% का बेंचमार्क सेट किया है। कैश फ्लोज आपको रुपीज़ में आ रहे हैं या डॉलर्स में आ रहे हैं। आप कैसे पता लगे कि वो तो चीज़ मेरी परसेंटेज में है, कैश फ्लोज मेरे हर साल आ रहे हैं, दैट इज़ इन रुपीज़, तो इसको कैसे कोरिलेट, तो मैं कैसे पता लगाऊं जो पैसा मुझे मिल रहा है उसका जो रिटर्न है वो 7% ज़्यादा है वो या कम है। तो वो हमें पता लगाने के लिए मदद करती है फाइनेंशियल मैट्रिक्स, दैट इज़ नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू बताती है कि जो आपने बेंचमार्क सेट किया है और जिस प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा रहे हो, जिस प्रोजेक्ट से आपको कैश फ्लोज आ रहे हैं वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू किसी प्रोजेक्ट की ग्रेटर देन 0 है तो उसका मतलब ये है कि जिस प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगाया है और जो बेंचमार्क आपने सेट किया है, मान लिया आपने 7% का बेंचमार्क सेट किया है और नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है ग्रेटर देन 0, तो उसका मतलब कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो प्रॉफिटेबल है, उसमें पैसा लगाना प्रॉफिटेबल है, आपको 7% ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है। सिमिलरली अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आती है, 0 से कम आती है, तो उसका मतलब ये हो गया अगर आपने बेंचमार्क 7% सेट किया है या 10% सेट किया है, कितने भी परसेंट सेट किया है, उससे कम आपको रिटर्न मिलेगा और आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, इसमें आपको पैसा लगाना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स है जो कि हमें मदद करती है पता लगाने के लिए कि किस तरीके कि आपका जो जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने जा रहे हो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। चलिए इसको और अच्छे समझते हैं, एक्सेल में समझते हैं, 2-3 केसेस लेंगे, अच्छे समझ आ जाएगा कि किस तरीके से नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें मदद करेगी पता लगाने में कि जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूँ प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। दोस्तों अब आपके सामने ये एक्सेल शीट है पूरी। इसमें 3 प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 एंड प्रोजेक्ट 3। इन तीनों प्रोजेक्ट्स को हम एनालाइज करेंगे, पता लगाएंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए अट्रैक्टिव है, फाइनेंशियली फिजिबल है, इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। देखिए समझ लेते हैं, पहले प्रोजेक्ट 1 को समझते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट 1 है। इसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीज। मैंने माइनस में शो किया क्योंकि मेरा कैश आउटफ्लो हुआ है, कैश मेरी जेब से गया है, तो इसको मैंने माइनस में रिप्रेजेंट कर दिया। 1 लाख रुपया हमने इस प्रोजेक्ट 1 में मैंने लगाया। अब इसमें एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज क्या है? ईयर 1 में मुझे 30,000 रुपये मिलने की संभावना है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो 30,000 है। ईयर 2 में भी 30, ईयर 3 में भी 30 और ईयर 4 में भी 30,000 रुपीज एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं। 4 साल की प्रोजेक्ट की लाइफ है और 30,000 ईच 4 साल में मुझे मिलने वाले हैं, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है। अब जो मैं रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट में अगर मैं पैसा लगाऊं तो कम से कम मुझे 7% का रिटर्न मिले। इन्फ्लेशन रेट को मैंने एक बेंचमार्क मान लिया कि 7% का रिटर्न तो कम से कम ये प्रोजेक्ट मुझे दे के जाए, तभी मैं इसमें पैसा लगाऊंगा, अदरवाइज आई विल नॉट इन्वेस्ट माई मनी इन दिस प्रोजेक्ट। तो ये मेरे पास इनिशियल इनपुट्स हैं, इसके बेसिस से मुझे पता लगाना है कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए फाइनेंशियली फिजिबल होगा कि नहीं होगा। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात ये जो कैश फ्लो ईयर एंड में, 1 साल के एंड में मुझे मिलेगा, यानी कि फ्यूचर में मिलेगा। इस कैश फ्लो को मुझे प्रेजेंट पे लेके आना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। 30,000 फ्यूचर कैश फ्लो है, 1 साल के बाद में मिलेगा मुझे, तो मैं इसको डिस्काउंट करूंगा किस रेट से? जो मैंने रिटर्न एक्सपेक्ट किया है, जो इन्फ्लेशन मैंने 7% मानी है कि इतना परसेंट मुझे कम से कम रिटर्न मिले, इस रेट से इसको डिस्काउंट करूंगा। किस तरीके से करेंगे देखिए, ये लिखा है PVCF1, इसका मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो 1। फ्यूचर वैल्यू 30,000 है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे देखिए, ये मैंने किया इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू को लिया, उसको मैंने डिवाइड कर दिया 1, जो मेरा इन्फ्लेशन रेट है या जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिटर्न, उससे 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, ब्रैकेट क्लोज किया और ये एंटर मैंने कर दिया। तो जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई वो 28,037 रुपीज 0.38 पैसा आ गई। फ्यूचर वैल्यू 30,000 थी, प्रेजेंट वैल्यू उसकी 28,000 आ गई, ये हमने यहाँ पे लिख ली। सिमिलरली अब ये जो ईयर 2 में मुझे कैश फ्लो मिलने वाला है वो भी 30,000 है, इसको भी मैं डिस्काउंट करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू में लेके आऊंगा, आज की डेट में लेके आऊंगा, तो इसको मुझे 2 बार ही डिस्काउंट करना पड़ेगा। ये जो ईयर 1 में कैश फ्लो था 30,000, इसको हमने एक बार ही डिस्काउंट किया, इसको मुझे इसी रेट से 2 बार ही डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? इज इक्वल टू ईयर 2 का कैश फ्लो डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस जो मेरा रेट है रेज टू पावर, 2 बार ही डिस्काउंट कर रहा हूँ, और ये एंटर दबाया हमने और ये इसके आ गई 26,230 रुपीज। क्या ईयर 2 का जो कैश फ्लो था, फ्यूचर कैश फ्लो 30,000 था, उसको मैंने 7% के रेट से डिस्काउंट किया, तो आज की डेट में इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 26,203 रुपीज। सिमिलरली ईयर 3 की बात करते हैं, इज इक्वल टू 30,000
डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस जो मेरा डिस्काउंट रेट है या इन्फ्लेशन रेट या एक्सपेक्टेड रिटर्न जो मैं लेना चाहता हूँ उससे ब्रैकेट क्लोज रेज टू पावर यस 3 लेंगे क्योंकि तीसरे साल के एंड में मुझे मिलने वाला है, तो 3 बारी मैं इसको डिस्काउंट करूंगा इज इक्वल टू 24,489 रुपीज ये हमारा आ गया। तो तीसरे साल का जो फ्यूचर कैश फ्लो है 30,000 है, उसको मैं 7% के रेट से डिस्काउंट करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू में लेके आऊंगा, तो ये आ गया 24,489 रुपीज। अब बात करते हैं ईयर 4 में भी 30,000 का कैश फ्लो है, फ्यूचर कैश फ्लो, इसको प्रेजेंट वैल्यू में लेके आते हैं इज इक्वल टू ये मैंने सेलेक्ट किया 30,000 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस मेरा डेटा रेट है 7%, रेज टू पार क्या करेंगे, यस आपने बिल्कुल ठीक समझा, रेज टू पार 4 करेंगे, 4 बाई डिस्काउंट करेंगे क्योंकि 4 साल के एंड में मुझे ये कैश फ्लो मिलने वाला है। एंटर हमने प्रेस किया, ये आ गया 22,887 रुपीज। ये फ्यूचर कैश फ्लो जो थे मेरे चारों 30,000 ईच, उसको मैंने 7% के रेट से डिस्काउंट करना स्टार्ट कर दिया, तो इनकी ये प्रेजेंट वैल्यूज आ गई 28,037, 26,203, 24,489, 22,887, तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब इन सब प्रेजेंट वैल्यूज को जोड़ लेंगे और इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ लेंगे। अगर ये पॉजिटिव आती है, ग्रेटर देन 0 आती है, तो ये प्रोजेक्ट मेरे लिए अच्छा है, ये प्रोजेक्ट 7% से ज्यादा मुझे रिटर्न देने वाला है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू इन सबको जोड़ने के बाद वैल्यू नेगेटिव आती है, तो मेरे लिए प्रोजेक्ट ठीक नहीं है, मेरा जो रेट ऑफ रिटर्न था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 7%, उससे कम देगा। तो जोड़ते हैं इज इक्वल टू ये मैंने सम कर दिया ब्रैकेट स्टार्ट, ये 4 5 मैंने सेलेक्ट कर ली और ये ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए पॉजिटिव आ गई 1616.34 रुपीज। इसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर कैश फ्लोज जो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट उन सबको मैंने जोड़ा, तो इसका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आई 1616 रुपीज। इसका मतलब ये प्रोजेक्ट मेरे लिए फिजिबल है और इसको हमें सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप ये समझ आया होगा। अब देखिए नेट, ये तो बहुत कम्बरसम हो जाएगा, कितनी बार आपको नेट प्रेजेंट ये डिस्काउंट करना पड़ेगा, बार बार निकालना पड़ेगा, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है इज इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये एक्सेल में ऑलरेडी एम्बेडेड है ये फॉर्मूला, ब्रैकेट स्टार्ट, रेट क्या है आपका, रेट मेरा 7% है, कॉमा, और कैश फ्लोज क्या है, देखिए -1 लाख को नहीं लेंगे कि इसको हमें डिस्काउंट नहीं करना क्योंकि तो ऑलरेडी प्रेजेंट में है, ये ऑलरेडी पैसा मैं आज की डेट में लगा चुका हूँ। जो मुझे कैश फ्लोज मिलने वाले हैं फ्यूचर में उसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये सॉरी ये 30,000 30,000 30,000 30,000 और ये हमने ब्रैकेट क्लोज की और ये एंटर किया। अब ये देखिए आ गया 1,01,616.34। इसमें मैंने अभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपनी माइनस नहीं की, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हम हटा देंगे, 1616.34 सेम आ गया। तो इस तरीके से हम नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, हमें बार बार डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा प्रोजेक्ट 1 का आपको। अब सिमिलरली एक दूसरा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 2, उसमें मुझे पता लगाना है कि क्या इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं है। ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं, इनके बेसिस पे मुझे पता लगाना है कि कौन से प्रोजेक्ट में मैं पैसा लगाऊं, जिसमें ज्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी उस प्रोजेक्ट में हम पैसा लगाएंगे। पहले वाले प्रोजेक्ट में नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई 1,616 रुपीज। दूसरे प्रोजेक्ट में देखते हैं, पैसा इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरी उतनी है 1 लाख रुपए, और ईयर 1 की कैश फ्लोज है 40,000, ईयर 2 का 30,000, ईयर 3 का 25,000 और ईयर 4 का 25,000। 4 साल की लाइफ है और 4 साल के कैश फ्लोज हमें कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। वही ले रहा हूँ, इन्फ्लेशन रेट 7%, इतना ही मैं मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट से। इससे कम आएगा तो मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा प्रोजेक्ट, और ज्यादा आएगा तो ऑब्वियसली मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहूंगा। एक चीज और ध्यान देखिए, प्रोजेक्ट 1 में जो फ्यूचर कैश फ्लोज थे अगर उसको जोड़ू 30,000 30 30 30 1,20,000, और प्रोजेक्ट 2 के कैश फ्लो जोड़ू तो 40 + 30 70 70 25 + 25 50 120, यानी कि 1,20,000। प्रोजेक्ट 2 में भी जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उनका सम 1,20,000 आ रहा है। प्रोजेक्ट 1 के जो कैश फ्लोज हैं उनका भी प्रोजेक्ट जो कैश इनफ्लो है वो भी 1,20,000 है। तो देखिए कैश इनफ्लो उतना ही है, लेकिन ये है कि किसी में पहले साल कम है, किसी में ज्यादा है। अब देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं, उसी तरीके से करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू, अब हमें बार बार प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, हम सीधा नेट प्रेजेंट वैल्यू इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए, अच्छा चलिए मैं यही जो फॉर्मूला हमने एक्सेल में यूज किया इसी को हम सुपर इम्पोज कर देते हैं। ये मैंने Ctrl+C किया और ये मैंने V कर दिया। अब देखिए 40,000 का जो कैश फ्लो था मेरा,
ईयर 1 में वो प्रेजेंट वैल्यू में मैं लेके आया 7% के रेट से, तो उसकी वैल्यू आ गई 37,383। जो सेकंड ईयर में 30,000 था, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 26,203। दो बारी डिस्काउंट किया 7% के रेट से। फिर ईयर 3 में 25,000 था, उसको हमने 3 बारी डिस्काउंट किया तो 20,407 आ गई। सिमिलरली ईयर 4 में 25,000 था, उसको मैंने 4 बारी डिस्काउंट किया तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 19,072 रुपीज। देखिए कुछ नहीं किया मैंने, ये इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे एंटर कर दिया, तो वही जो फॉर्मूलेस थे वो सारे सुपर इम्पोज आ गए। ये वाली वैल्यूज ले ली इन्होंने और मेरा प्रेजेंट वैल्यू आ गई। आप देखिए 40,000 C11 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस G11 हमारा 7% है। तो वही फॉर्मूले सुपर इम्पोज हुए हैं। अब इसकी हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, इज इक्वल टू सम, इन सबको जोड़ दिया और ये हमने एंटर किया 3066 रुपीज। इस वाले प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू इस वाले प्रोजेक्ट से ज्यादा आ रही है। हालांकि कैश फ्लो का जो सम है सबका बराबर है, इसका भी 1,20,000 है प्रोजेक्ट 1 का, प्रोजेक्ट 2 का भी जो कैश इनफ्लो है फ्यूचर का वो भी 1,20,000। लेकिन कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि पहले वाले का जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो कम आई 1,616 आई, दूसरे वाले की 3,066 आई। तो ऐसा क्यों हुआ? कैश फ्लोज तो सेम थे, फ्यूचर कैश फ्लोज। ये चीज ध्यान से देखिए, इसमें जो ईयर 1 में कैश फ्लो था वो 30,000 था, इसमें ईयर 1 में जो कैश फ्लो था वो 40,000 था। यानी कि शुरुआती साल में इसके पास, प्रोजेक्ट 2 के पास कैश इनफ्लो ज्यादा था, तो उसको जब हमने डिस्काउंट किया उसकी वैल्यू ज्यादा निकल के आई। तो एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर आपको शुरुआती ईयर में, शुरुआती इनिशियल ईयर्स में आपको ज्यादा कैश फ्लो देखने को मिलते हैं और दूसरे प्रोजेक्ट में इनिशियल ईयर में कम कैश फ्लो देखने को मिलते हैं, तो आप उस प्रोजेक्ट को चूज कीजिए जिसमें इनिशियल ईयर में ज्यादा कैश फ्लो आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब आप उसको डिस्काउंट करोगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा निकल के आएगी। तो यही रीजन है, इनिशियल ईयर्स में इसके पास कैश फ्लो ज्यादा है तो इसको हमने डिस्काउंट किया तो उसकी ज्यादा वैल्यू निकल के आई, और इसी वजह से इसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो ज्यादा निकल के आई दूसरे पहले वाले प्रोजेक्ट के मुकाबले। अब देखिए, अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट 3 की। प्रोजेक्ट 3 में भी मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख थी, और जो ईयर 1 में जो हमारे कैश फ्लोज थे वो 20,000, ईयर 2 में 30,000, ईयर 3 में 30,000, ईयर 4 में 40,000। अब इनको जोड़ लेते हैं, 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 40 1,20,000। देखिए प्रोजेक्ट 3 में भी जो कैश फ्लो हमें होने वाले हैं वो भी 1,20,000 है। अब इस तरीके से पता लगाते हैं कि इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकलने वाली है। मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ, या चलिए एक काम करते हैं, सीधा फॉर्मूला ही लगाते हैं हम नेट प्रेजेंट वैल्यू का, इज इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये मैंने रेट सेलेक्ट किया 7%, कॉमा, और ये जो फ्यूचर कैश फ्लो है उन्हें सेलेक्ट करूंगा। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो तो आज की डेट में है, उसे तो डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है, तो जो फ्यूचर कैश फ्लोज है उनको सेलेक्ट करूंगा, उन्हीं को तो डिस्काउंट करना है हमें। ये सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये जो फ्यूचर कैश फ्लो थे 20,000, 30,000, 30,000, 40,000, इनको हमने डिस्काउंट कर दिया, तो ये फ्यूचर कैश फ्लोज की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ गई। अब मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ इसको जोड़ दूंगा। जोड़ क्यों रहा हूं? माइनस करना चाहिए था, आप कह रहे हो जोड़ रहे हो। जोड़ इसलिए रहा हूं क्योंकि इसको मैंने माइनस लिया है, इसलिए जोड़ रहे हैं। अगर इसको मैं माइनस नहीं लेता तो माइनस करता। तो अब इसमें मैं अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जोड़ देता हूं जिसको मैंने नेगेटिव लिया है क्योंकि कैश आउटफ्लो हुआ है। एंटर किया, ये क्या आया? ये तो नेगेटिव आ गया, -100 रुपीज 50 पैसा। तो ये प्रोजेक्ट मेरे लिए फिजिबल नहीं है, इसकी वैल्यू 0 से कम है। कितनी अमेजिंग बात है कि कैश फ्लोज, फ्यूचर कैश फ्लोज का जो सम है वो सबका 1,20,000 निकल रहा है, लेकिन किसी में नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आ रही है, किसी में कम आ रही है, और किसी में तो नेगेटिव आ रही है। तो देखिए दोस्तों, इसमें देखो आपको कैश इनफ्लो पहले ईयर में कम थे, लास्ट के ईयर में सबसे ज्यादा था। तो जो कैश इनफ्लो इनिशियल ईयर्स में आपको ज्यादा देखने को मिले तो आप समझ जाना इसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है इसकी ज्यादा निकलने वाली है, क्योंकि इसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर कम लगेगा। आप देखिए 40,000, हालांकि कैश इनफ्लो 40,000 बाकी सबके मुकाबले ज्यादा है, इसमें 25,000 है, इसमें 30,000 ईयर 4 में, इसमें 40,000, लेकिन एट द सेम टाइम ये चौथे साल में हुआ है, दूर के टाइम में हुआ है, इसको 4 बारी डिस्काउंट करना पड़ेगा। जब इसको 4 बारी डिस्काउंट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखिए करके देखते हैं। 40,000 को मैंने डिस्काउंट किया 4 बार, ये 1 प्लस 7% रेज टू पावर क्या लेंगे, 4 लेंगे, इसकी वैल्यू निकल के आ गई 30,000। 40,000 का जो कैश इनफ्लो हो रहा है 4 साल के एंड में, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो 30,000 आई। तो उसका तो देखिए
कुछ इतना फायदा नहीं हो पाया क्योंकि वो लेटर ईयर्स में हमें मिल रहा है, उसके उसमें डिस्काउंटिंग का फैक्टर काफी लग जाएगा, तो उसका जो बेनिफिट हमें इतना नहीं हो पाएगा। तो ऑलवेज प्रिफर दैट प्रोजेक्ट जिसमें इनिशियल ईयर्स में आपको ज्यादा कैश इनफ्लो देखने को मिलता है। तो ये 3 प्रोजेक्ट्स थे, इसको हमने कुछ इस तरीके से एनालाइज किया, पता लगाया कि नेट प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। और अगर हमारा इन्फ्लेशन रेट ये है, अब देखिए अगर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर बढ़ जाता है 7% की जगह 10% हो जाता है, तो उस केस में ये प्रोजेक्ट आपका देखिए अनअट्रैक्टिव हो गया, फिजिबल नहीं रहा, फाइनेंशियली नॉट फिजिबल। और सिमिलरली अगर आपका एक्सपेक्टेशन कम है, 5% की एक्सपेक्टेशन है, तो ये इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा निकल के आई। ये डिपेंड करता है आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। अब जनरली एक्सपेक्टेशन वही मानते हैं जो आपका इन्फ्लेशन रेट है अगर आप अपना पैसा लगाते हैं। ये आपकी, मेरे ख्याल से दोस्तों आपको समझ आया होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट। अब आप जब भी किसी प्रोजेक्ट में लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप, अगर आपके पास एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं, आपको पता है मैं इतनी इनिशियल इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ और मैं इतना रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आप नेट प्रेजेंट वैल्यू किसी भी प्रोजेक्ट की निकाल सकते हैं। देखिए कितना जरूरी है क्वांटिफिकेशन चीजों को करना। ये सब क्वांटिफिकेशन की वजह से ही हमें पता लग पाया कि मेरा प्रोजेक्ट जो है, पैसा जिसमें लगाने जा रहा हूँ, कितना फिजिबल है, कितना प्रॉफिटेबल है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा, पता लगा होगा। फिर भी समराइज कर लेते हैं कि पहले कौन से 3 स्टेप्स हैं जो आपको मदद करेंगे वेल्थ क्रिएशन में। पहला स्टेप कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, टाइम वैल्यू मनी का। टाइम वैल्यू मनी हमें ये बताती है किस तरीके से जो बाइंग पोटेंशियल है पैसे का, मनी का, धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। दूसरा स्टेप आपको ये पता लगाना है कि आपका बेंचमार्क क्या है। अगर आप इन्फ्लेशन का बेंचमार्क लेके चलते हैं, मान लिया 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलते हैं, तो आपका ये बेंचमार्क हो गया। आपका जो जिस प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाओगे कम से कम आपको 7% से ज़्यादा आपको रिटर्न मिलना चाहिए। अगर आपने कहीं से लोन लिया है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन लिया है या 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन लिया है, तो उस केस में आपका बेंचमार्क ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोन का है वो हो जाएगा। अगर उस पैसे को आप कहीं लगाना चाहते हो तो इससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिलना चाहिए, तभी आपकी बाइंग पोटेंशियल पैसे का बना रहेगा, बढ़ता रहेगा। और तीसरा, किस तरीके से पता लगाएं जिस प्रोजेक्ट में मैं पैसा लगा रहा हूँ प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, वो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको बताएगी। जो कैश फ्लोज हैं उनको हम प्रेजेंट पे ले आएंगे और फिर हम देखेंगे जो प्रेजेंट कैश फ्लोज हैं वो हमें, जो हमने बेंचमार्क सेट किया है उससे ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो आपका प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, जो आपने बेंचमार्क सेट किया है उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिलने वाला है। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब जो आपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसमें आपको नेगेटिव रिटर्न मिलने वाला है, उस प्रोजेक्ट को अवॉइड कीजिए, दैट इज़ नॉट फिजिबल। सो these are the 3 steps that are required as a base for giving you direction for creating wealth. बिना क्वांटिफिकेशन के कोई भी चीज़ जो है करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हर चीज़ को क्वांटिफाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 स्टेप हमें क्वांटिफाई करके देंगे, डायरेक्शन देंगे कि वेल्थ बढ़ानी है तो कितनी बढ़ानी है, किस रेट ऑफ रिटर्न से बढ़ानी है। तो आई होप दोस्तों ये आपको क्लियर हुआ होगा। मैं आपसे दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।